बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं? अल्लाह करम। अमजद भाई वास्तु कंसल्टेंट भी हैं जो लोकेशन और बाकी चीज़ें देख के बताते हैं, जगह की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें अमजद भाई जानते हैं। अभी हम पूछेंगे जो करंट सिनेरियो है, इलेक्शन हो गया है, आगे क्या होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो प्राइम मिनिस्टरशिप लेने से इनकार कर दिया है, बोला है कि नून लीग हुकूमत बनाए, हम वोट देंगे। अमजद भाई कैसे देख रहे हैं आगे क्या होने जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैंने आज से कोई 2022 में एक प्रेडिक्शन की थी एक यूट्यूब चैनल पे। मैंने उस वक़्त एक बात बोली थी कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ कि इनकलाब आएगा, झाड़ू करेगा, उसके बाद सेमी इस्लामी निज़ाम आएगा पाकिस्तान में। तो हम इस वक़्त 2024 में उस निज़ाम के अंदर कदम रख चुके हैं। अब जहाँ तक बात है बिलावल साहब की, मैंने इसके ऊपर प्रेडिक्शन ऑलरेडी आपके चैनल पे पहले भी की हुई थी कि मैं बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ नहीं देख रहा। और देख रहे हैं उसमें सिचुएशन चल रही है अभी। इसके अलावा जो बाकी लोग अभी खिचड़ी पका रहे हैं हुकूमत के हवाले से, जो भी गवर्नमेंट आएगी। हाँ, मैंने एक प्रेडिक्शन और की थी आपको कि मैं इस इलेक्शन के बाद खान साहब को पावर में नहीं देख रहा। तो वो भी चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। अभी जो खिचड़ी पक रही है, इसका जो रिज़ल्ट्स हैं, मैं उसके ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये गवर्नमेंट जो भी बनती है, एक तो ये पाकिस्तान को मज़ीद डिस्टेबलाइज़ करने की तरफ जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता। महँगाई बढ़ने वाली है आने वाले चंद महीनों में। उसके बाद बेरोज़गारी के इस तरह हालात चल रहे हैं, लोड शेडिंग अरूज पे होगी, गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं। मतलब जितना भी जो निज़ाम था ना गवर्नेंस का, वो अभी मज़ीद खराबी की तरफ जाएगा। अमजद भाई आप इनकलाब की बात तो कर रहे थे, बड़ी देर से आपने कहा था इनकलाब आएगा और इनकलाब तो आ गया, अवाम ने अपना फैसला दे दिया। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी एक पार्टी ऐसी को वोट दिया जिसका ना इंतखाबी निशान था, ना लीडर था। इनकलाब की इब्तिदा तो हम कह सकते हैं अब हो गई है। आगे किस तरह देखते हैं खान साहब की रिहाई को, किस तरह देखते हैं? क्या कोई हुकूमत बन पाएगी, देर पा चल पाएगी? नहीं, इस वक़्त जो आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इनकलाब नहीं है। और ये इनकलाब से पहले भी कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं जिसको हम बोलते हैं बिफोर शॉक्स, वो भी इस तरह के कुछ शॉट्स नहीं आ रहे अभी तक। इनकलाब जो आना है पाकिस्तान के अंदर, वो एक बड़े लेवल का आएगा। मेरे से एक दफ़ा मेरे अपने चैनल पे एक यूज़र है, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या आप जिस इनकलाब की बात कर रहे हैं, वो अ, तुर्किश मॉडल या अदर जो ईरान में जो आया था, उस मॉडल पे होगा? तो मैं आज आपको उसको जवाब दे देता हूँ। पहली बात है ये कि इनकलाब हमेशा खून माँगता है। आपने देखा कि इलेक्शन कितने स्मूथ तरीके से हो गए हैं, जो कि मुझे डाउट था कि इलेक्शन हो पाएँगे भी कि नहीं हो पाएँगे, क्योंकि कुछ ट्रांज़िट जो हुई थी, अपलोडों की हुई है, इसके अलावा 1-2 और थी। खैर खैरियत से हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये बेसिकली अ, मैंने सितंबर-अक्टूबर में एक बात की थी कि जो होगा वो दिखेगा नहीं, और जो दिख रहा होगा वो होगा नहीं एक्चुअल में। राइट नाउ जो अभी इंतखाबात हुए हैं, एक्चुअल में ये वो है नहीं जो हमें दिखाया जा रहा है। आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रही है, इस पे जिस लेवल की धांधली हुई है, इसके ऑनलाइन सबूत मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। आइन और कवानीन कानून जो है इस वक़्त टोटली जो है ना वो ज़मीन बोस हो चुका है, कहीं पे भी वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। अब जहाँ तक बात है नेक्स्ट गवर्नमेंट की, ये चूचू का मुरब्बा जो बना हुआ है, इसी की गवर्नमेंट बनेगी। पीडीएम पार्ट 2 अब कह रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट आनी है। और इस गवर्नमेंट को मैं बहुत ज़्यादा अरसा चलते हुए नहीं देख रहा हूँ। मिनिमम टाइम इसका है 6 माह का, मैक्सिमम टाइम इसका 18 से 19 माह का होगा इसमें। कि ये इसके बाद आके हिम्मत हार जाएँगे। शायद गवर्नमेंट गिरे ना, लेकिन ये हिम्मत हार चुके होंगे और एक्सपोज़ हो जाएँगे सबके सामने। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, मैं आज बता रहा हूँ, काफ़ी अरसे से मेरे पास ये प्रेडिक्शन मौजूद थी, बट मैं इसके ऊपर बात करता नहीं था। पाकिस्तान के अंदर 2025 और 26 26 तक आप लगा रहे हैं, अगले 2 साल जो हैं, 25 के मिड के बाद पाकिस्तान के अंदर एक आप इस डगर पे चलना शुरू होगा। पाकिस्तान करीब होगा उस चीज़ के कि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा चाइना मॉडल देखेंगे, चाइना मॉडल जैसा एक निज़ाम देखेंगे कि मैंने बताया था कि झाड़ू फिरेगा पाकिस्तान में। तो हम उस झाड़ू फिरने वाले निज़ाम की तरफ एंटर हो चुके हैं। इसके लिए जो अगला टाइम है, 18 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 18 महीने के बाद या उससे पहले किसी वक़्त भी करीब-करीब जब होंगे 18 महीने पूरे होने के, तो पाकिस्तान में वो सिस्टम अपने उसमें कदम रख देगा, जहाँ पे मैं चाइना मॉडल को देख रहा हूँ। बड़े-बड़े नामों को सज़ाएँ होंगी, फांसियाँ भी हो सकती हैं और गद्दारी के मुकदमे भी होंगे। उसमें जुडिशरी के लोग भी हैं, उसमें हमारे इंतज़ामी अमूर जो हैं, उसके डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, सियासतदान भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, इवन के ताजिर भी होंगे। जिसने पाकिस्तान के अंदर खराबी पैदा करने की कोशिश की है, वो सब लोग उसमें मौजूद होंगे। उसकी रीज़न एक और है, क्योंकि ये बात मैं 2021 से करता आ रहा हूँ। 2022 में मैंने इस पे बड़े वाज़ेह तौर पे मैंने इस पे प्रेडिक्शन की थी
कि आने वाले 4 से 5 साल के बाद पाकिस्तान में जो निज़ाम होगा वो टोटली साफ शफाफ निज़ाम होगा, सिस्टम बदल चुका होगा और सिस्टम में जो तब्दीलियां हमें पिछले गुज़िश्ता 75 साल से चाहिए थी, हम उस तरफ उसके अंदर कदम रख चुके होंगे। तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी आगे चल के मेरी नज़र में आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ेंगी। कई एस्ट्रोलॉजर्स बड़े-बड़े नाम हैं जो बता रहे हैं इस वक़्त कि पाकिस्तान का ये साल कुछ हद तक स्टेबल होगा मईशत के हवाले से, और इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि अभी चीज़ें सँभलने पाएँगी। फिर वही बात कर रहा हूँ कि दिखाया कुछ और जाएगा, एक्चुअल में फैक्ट्स कुछ और होंगे। जी। अमजद भाई, तो इस सिस्टम जो चेंज होने जा रहा है, कहीं आपको इमरान खान साहब की वापसी नजर आती है? सिस्टम में वापस आएंगे? लोगों ने तो अपना फैसला सुना दिया, आपको क्या लगता है, सितारे क्या कहते हैं? सर खान साहब को जो ज़ायचा है ना उसके हिसाब से मैंने बताया था कि 17 मार्च जो आ रहा है अगले महीने, 17 मार्च से 22 मार्च के दरमियान में 5-6 जो दिन है, इसमें एक ऐसी ट्रांजिट बन रही है जो खान साहब के लिए रिलीफ लेके आ सकती है। अगर इस 5-6 दिनों में अगर वो खान साहब को डील कर लेते हैं या कोई पता अपना खेल लेते हैं, जिस तरीके से वो अभी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अपना वे चलते आ रहे हैं, तो उनके चांस हैं कि वो इन 5-6 दिनों में बाहर आ जाएँ, या बाहर नहीं आते एटलीस्ट कम से कम वो बहुत हद तक जो है ना अपनी ग्रिप कर चुके होंगे निज़ाम के ऊपर। लेकिन अगर 22 मार्च गुज़र जाता है तो उसके बाद खान साहब को जो रिलीफ है वो बहुत स्लो मिलते हुए देख रहा हूँ मैं। अल्टीमेटली आखिर में जाके खान साहब ने बाहर आना है। मैंने एक प्रेडिक्शन की थी, मैं आज भी उस पे कायम हूँ कि गवर्नमेंट पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, पीटीआई की जो पार्टी है वो 8 साल गवर्नमेंट करेगी पाकिस्तान पे, जिसमें आखिरी 2 से ढाई साल जो हैं वो खान साहब उसमें नहीं होंगे। उसमें लेकिन उनकी जगह पे कोई खातून या कोई और साहब जो है वो मौजूद होंगे। अमजद भाई, अभी जो इलेक्शन हुआ है उस तारीख से हिसाब से लगाएं या वास्तु के कंसल्टेंट के हिसाब से लगाएं, आप ये इलेक्शन आपने कहा 18 माह से ज्यादा नहीं चलेगा, इनकलाब भी आएगा, तो कोई इमरजेंसी की सूरत हाल तो नहीं है कि अवाम जिस तरह इंतशार फैलने का खदशा है, अब तो दहशतगर्दी अलर्ट भी जारी हो गया कराची में, कोई इस तरफ की सूरत की तरफ तो नहीं हम जा रहे? देखें, ये जो आप बात करते हैं ना इमरजेंसी की, पाकिस्तान का जो ज़ायचा है उसके मुताबिक पाकिस्तान को खतरात अभी भी मौजूद हैं, बैरूनी खतरात जो हैं, ये आगे चल के बढ़ेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि ये जो ट्रांज़िट हुई है प्लूटो की एक्वेरियस में 17 जनवरी को, इस ट्रांज़िट की वजह से आप देखिएगा कि इज़राइल जो है उसके ऊपर सख्तियाँ आना शुरू हो जाएँगी, इज़राइल की मईशत तबाह होगी, जो काम शुरू हो गया उसका। और अगले काफ़ी अरसे के लिए इवन चाइना भी इसकी लपेट में आएगा। चाइना के लिए अगले 18 साल बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, उनकी तवज्जो के होंगे कि उनको अगर तवज्जो नहीं देते हैं, चाइना बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ नज़र आएगा पूरी दुनिया में। लेकिन जहाँ तक बात है पाकिस्तान के अंदर, तो अभी बैरूनी खतरात मौजूद हैं या आस्ते-आस्ते आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारे इंतज़ामी डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, इस वक़्त एजेंसीज़ हमारी काम कर रही हैं, उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर मैंने पहले बात की है, कि मैं 2022 से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में झाड़ू फिरेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी एजेंसीज़ हैं, उसको जो मुहिब्बुल वतन जो प्रो पाकिस्तानी लोग हैं, वो आज भी इसी के ऊपर अमल पैरा हैं। इसी की एक कड़ी है कि इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, उनकी जान को बचाया गया था। अगर वो इमरान खान आज बाहर होते, जलसे कर रहे, तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद होते। नवाज शरीफ साहब को, पीडीएम को बेसिकली पिटवाया जा रहा है जानबूझ के। ये सारी गेम जानबूझ के करवाई जा रही है। बज़ाहिर अवाम को ये लग रहा है कि जी ये सारे आपस में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और सब कुछ मिलजुल के हो रहा है। मेरी नज़र में, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, जो मेरी कैलकुलेशन में आता है कि इस सारे सिनेरियो को जानबूझ के क्रिएट किया गया है ताकि अवाम के अंदर इतना ज़्यादा जो है ना वो गुबार फैल जाए कि उसके बाद इनकी जो अगली आने वाली नस्लें हैं, जिनको चाहते हैं कि हम दोबारा बिठाएँ, उनको खुटे ना लगाया जाए किसी तरीके से। एक ही तरीका है, क्योंकि अगर खुल के खेलते हैं तो आपको पता है बाहर की जितने भी हमारे दुश्मनान हैं, अदर ममालिक हैं, वो पाकिस्तान में प्रेशराइज़ करते हैं, डिफरेंट पाबंदियाँ लगा देते हैं। 98 में भी ऐसी हुई थी जब एडमिन दंगे किए थे हमने, उसके बाद भी देखते रहे हम लोग। तो ये सब कुछ प्री प्लान हो रहा है और ज़ायचे के मुताबिक हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम एकदम से नहीं होता, बड़ी कामयाबी बड़ी मेहनत के बाद मिलती है। मुझे अभी याद है जनरल अली शरीफ उस वक़्त जब 2014 में धरना किया था इमरान खान साहब ने, तो तारिक कादिर साहब ने एक फाइल दी थी जनरल अली शरीफ साहब को कि ये मेरे पास सबूत मौजूद हैं इसकी जो पनामा केस के हैं, तो आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो उनके अल्फाज थे, चूँकि मेरा शोबा सहाफ़ा से भी ताल्लुक है, तो मैं वहाँ पे उस मीटिंग के कुछ जो मिनट्स हैं मेरे पास नोटेड थे। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान एक ज़ख्मी जिस्म है, इसको एकदम से इतना सारा इलाज नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप सारे इसके ज़ख्म जो है ना हमें ठीक करने पड़ेंगे, अगर एकदम से करेंगे तो ये मफलूज हो जाएगा। तो उस वक़्त से जब रद्दुल फ़साद शुरू हुआ था हमारा, उससे पहले हमने 1-2 और भी मिशन स्टार्ट किए थे। रद्दुल फ़साद का बेसिकली ये एक मिशन का हिस्सा है कि पाकिस्तान को करप्शन से और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करना है। तो राइट नाउ जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट हो रही होती है, डिलीवर कर रही होती है, तो राइट नाउ उसको दुश्मन दुश्मन जो है वो खला पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो राइट नाउ भी हो रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं पाकिस्तान के ज़ायचे में चीज़ें मौजूद थी कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कभी इतना कोई नहीं बोला था जितना अब बोल रहे हैं लोग।
उसकी वजह क्या है कि ये वही खराब पैदा किया जा रहा है दुश्मनों की तरफ से। ये मैं बात करूँ जायचे के हवाले से, मैं अपनी अपनी फेवरेट कोई भी मैं राय नहीं दे रहा इसके ऊपर। जायचे के अंदर चीजें मौजूद थी कि हमारे इदारों के साथ ये होगा, जो कि हो रहा है। अक्सर मेरे ज़हन में भी बात आती है कि अगर इतनी बड़ी जो है ना वो इदारे हैं, इतना उनके पास पीछे निज़ाम है, तो क्या नेग्लिजेंसी जहाँ जिनको ये काबू नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, तो मेरी नज़र में जो जायचे में चीज़ें आती हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान के जायचे में और इस खित्ते के जायचे में, ये चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं। आने वाले 2 से ढाई साल के बाद हम दोबारा हमारी ज़िंदगी रही तो हम दोबारा इस टॉपिक पे बात करेंगे बैठ के, और मैं आपको उस वक़्त बताऊँगा कि जो मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये उस वक़्त हम पूरी होते हुए देख रहे होंगे, इस पे हम डिस्कस कर रहे होंगे। जी। अमजद भाई, एंड पे सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टरशिप तो नहीं बन रहे, लग नहीं रहा कि बनेंगे, क्या वो वापस लंदन जाते हुए नजर आ रहे हैं, और मरियम नवाज का क्या रोल आप देख रहे हैं? मरीम नवाज साहबा का मैंने बताया था कि उनके जायचे में इस वक्त जो है ना राजयोग मौजूद नहीं है। धांधली करके आ जाए, जबरदस्ती बैठ जाए वो अपनी सीट पे, तो वो ड्राइविंग सीट पे, तो एक अलग बात है। लेकिन उनके जायचे में और इसके अलावा बिलावल साहब के जायचे में और नवाज शरीफ साहब के जायचे में भी जो है ना वो हुकूमत मुझे नजर नहीं आ रही करते हुए। जबरदस्ती आते तो एक बात है, लेकिन कंपैरेटिवली शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो काफी अर्से से मैं कहता आ रहा हूँ कि अगर अगर ये हुकूमत बनती है तो उनको ये सीट दी जा सकती है। और क्योंकि सबको पता है कि जो आने वाले हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के मईशत के हालात हैं। तो कोई भी शख्स इस वक्त जो समझदार पॉलिटिशियन है, वो कोई भी इस वक्त वज़ारत उज़्मा पे इस तरीके से नहीं बैठेगा जिस तरह उनको बैठना चाहिए था। यही वजह है कि अभी तक जो है ना फैसला नहीं हो पा रहा इलेक्शन के 3 दिन के बाद भी कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। अल्टीमेटली फिर भी अगर मरीम नवाज बन जाती हैं, जिस तरह बात हो रही है कि सीएम के जरिए वो जो है ना उम्मीदवार जाहिर कर रही है अपने आप को सीएम पंजाब के लिए। अगर सीएम पंजाब मरीम नवाज बन जाती हैं तो पंजाब का मजीद बेड़ा गर्क होने जा रहा है इसके बाद। अमजद भाई, तो अलीम खान साहब किधर जाएंगे? वो भी जो एक मजबूत कैंडिडेट है पंजाब के सीएमशिप के लिए। सर देखें, पाकिस्तान में तारीख है, जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पे लोगों को लाया जाता है। लोग हमारे आपके मेरे वोट से नहीं आते, वो हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमें तसल्ली दी जाती है सिर्फ। और क्योंकि सियासत एक खूबसूरत धोखा है और सियासतदानों को भी धोखा मिलता है हमेशा। राइट नाउ अभी जो हो रहा है होना वो है जो लाने वालों ने सोच करना करना है, बेसिकली जो उन्होंने चाहना है। बिल्कुल। अगर मैं ज़ायचे के हिसाब से देखूँ, अलीम खान का जो ज़ायचा है उसके अंदर भी मुझे कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही अभी। और मुझे हमज़ा शहबाज़ की भी कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा हाँ, कोई नया नाम आ सकता है। पीडीएम के अंदर से ही कोई नया नाम ऐसा हो सकता है, या हो सकता है अभी जो करंट हमारे सीएम चल रहे हैं, मे बी इन्हीं के ऊपर इत्तेफ़ाक कर लीजिए कि इनको कंटिन्यू करें किसी भी तरीके से। लेकिन मुझे ख़ैर इसका पता नहीं है कि इलेक्टेबल और इस तरह सेलेक्टेबल को किस तरह रखा जा सकता है। लेकिन कोई नया नाम हो सकता है इसमें कि थर्ड पर्सन इसमें आ जाए और बैक एंड पे जो है ना वो उनको फीड कर रही हो मरीम नवाज, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो मजे की चीज में आएगी, जो इम्पोर्टेंट और मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम में, कि जो भी गवर्नेंस पे आता है इसके ऊपर इस वक्त पंजाब से और वफाक से, उनके हाथ से फैसले ऑटोमेटिकली गलत ऐसे होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी जो बची कुची जो साख्त है सियासत में पीडीएम टू की, ये मजीद जो है ना वो खराब हो जाए। अमजद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कि अमजद भाई वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, वास्तु के बारे में अमजद भाई से हम एंड पे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। अमजद भाई, हमारे पाकिस्तान में तो इतना वास्तु का लोगों को नहीं पता, आप थोड़ा सा गाइड कर दे कि वास्तु कंसल्टेंट होता क्या है। वास्तु बेसिकली एक इल्म है, डायमेंशन साइंस है। जैसे मेंटल साइंस होती है, ऐसे डायमेंशन साइंस भी होती है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, आप अक्सर होता है लोग अपने घर में बाहर होते हैं तो ठीक होते हैं, घर में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या घर शिफ्ट किया तो उसके बाद हालात खराब हो गए हैं। कुछ लोग घर शिफ्ट करते हैं तो बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो घरों के अंदर हर जगह पे, इवन के जहाँ पे भी पूरी कायनात में डिफरेंट एनर्जीज मौजूद है, अल्लाह ताला की बनाई हुई प्लैनेट्स की कुछ एनर्जीज होती हैं, कुछ जो अल्लाह के 5 एलिमेंट बनाए हुए हैं, उसमें अर्थ है, उसमें वाटर है, उसमें स्पेस है, उसमें टोटल 5 इसमें एनर्जीज पाई जाती हैं। तो इन एनर्जीज का अगर डिसबैलेंस हुआ है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे हम तक नहीं पहुंचती हैं। अल्लाह ताला ने इस वक्त पूरी कायनात में हर तरफ अपनी रहमतें नाज़िल रखी हुई हैं। हमने उसको सिर्फ लेना होता है, हासिल करना होता है। तो वो भी डायमेंशन साइंस जो है, हमें लोगों के डायरेक्शन चेंज करा के डायमेंशन चेंज करवा के, इसमें किसी किस्म का मसला है, शादी नहीं हो रही, किसी की शादी चल रही है तो वो प्रॉब्लम में है, इसके अलावा जॉब नहीं मिल रही, किसी का कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा, किसी के कर्जे का मसला है, किसी को तालीम का मसला है, किसी को वीजे का मसला है। ये सारी चीजें डायमेंशन साइंस के थ्रू कुछ डायमेंशन को बदला के, चेंज करवा के, और उसको हम जो है ना सक्सेसफुल कर सकते हैं। मेरे पास कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं अभी तक, मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ वास्तु करवा चुके हैं अपना। और ऐसे लोग भी हैं जिनको 6-6 8-8 माह से जॉब नहीं मिल रही थी, तो मुझसे उन्होंने वास्तु करवाया है, तो विद इन 2 और 3 डेज उनको जॉब भी मिल गई थी। मेरा कोई कमाल नहीं है, करने वाला सब कुछ अल्लाह ताला है। और मैं सिर्फ
बैलेंस, एनर्जी को बैलेंस करवा देता हूँ। बाकी उसमें मेहनत आपकी अपनी होती है और अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। अमजद भाई बहुत शुक्रिया। एंड पे कोई मैसेज हो व्यूअर्स के लिए तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी, मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 76 ईयर्स हम देखते आ रहे हैं, हम लोग हुक्मरानों को और इदारों को हमेशा ब्लेम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई एक चीज बता दें जो ठीक और हलाल होती हो, हर चीज में दो नंबरी, हर चीज में मिलावट है, हर चीज में वायलेशन है, वो हमारी तरफ से है। तो मेरा ये मानना है, मेरा पैगाम सबके लिए, पूरी कौम के लिए यही है, जो व्यूवर्स आपके व्यूवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, सबको मैं बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट अपने आप को, अपने आने वाली नस्लों को ठीक करें, उनको वायलेशन से बचाएं, उनको गुनाहों से बचाएं और उनको जराइम से बचाएं, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, तो हमारे पे ये हुक्मरान मुसल्लत रहेंगे अकॉर्डिंग टू दी कुरान मजीद। अमजद भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम आपको तंग करते रहेंगे, गाय बगाए आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम।